वेलकम टू द एडू संकल्प। मैं प्रिंस महेश्वरी। तो दोस्तों, कल 28 जनवरी 2024 को जो सीनियर असिस्टेंट इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, तो आज हम वो एग्जाम डिस्कस कर रहे हैं जी। मैं प्रिंस महेश्वरी आपके साथ डिस्कस करूंगा जीएस सेक्शन। मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन ऑलरेडी कुणाल सर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा जीएस सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करेंगे आशीष सर। ठीक है, तो हमारा जो कंप्लीट डिस्कशन रहेगी सीनियर असिस्टेंट इंस्पेक्टर के एग्जाम्स की, कि क्या कुछ आया एग्जाम में, क्या नया था, क्या पहली बार देखने को मिला और क्या कुछ इंपॉर्टेंट आगे भी रहेगा। ठीक है, हाँ, इस बार जैसे कि हमने एक नई चीज देखी कि इस बार थोड़ा पंजाब जीके का लेवल थोड़ा चेंज किया गया, उसमें थोड़ा सूफीज्म ज्यादा ऐड किया गया। ठीक है जी, तो थोड़ा पंजाब जीके की क्वेश्चन स्टूडेंट्स को टफ लगे। ठीक है जी, तो जो जनरल पंजाब जीके है, जो सिख हिस्ट्री है, उसमें से क्वेश्चंस ना के बराबर थे। ठीक है, और पंजाब के जो ओवरऑल बाकी सूफीज्म वगैरह उसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में आए। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है इस बार थोड़ा ज्योग्राफी पे फोकस किया गया जनरल जीके में। ठीक है, और जनरल जीके अच्छी थी, मॉडरेट थी, और जो ओवरऑल एग्जाम हमने देखा है जी, तो मॉडरेट लेवल का एग्जाम था। तो डिस्कस करते हैं जीएस सेक्शन। ठीक है जी, आपके सारे जो आंसर्स हैं, ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके सारे आंसर आज क्लियर हो जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है वो अपने आंसर इसके साथ मैच करके अपने नंबर्स बना सकते हैं कि किस सेक्शन में कितने नंबर्स बन रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल नॉलेज सेक्शन, राइट। So, who was appointed as the new Chief Minister of State of Chhattisgarh in December 2023? ठीक है, 5 स्टेट्स के इलेक्शन हुए थे लास्ट ईयर, राइट। तो छत्तीसगढ़ के सीएम पे क्वेश्चन आया कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देते हैं, जेपी नड्डा नहीं है, बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। विष्णुदेव साय जी, विष्णुदेव साय बिकेम द प्रेसिडेंट सीएम ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है जी, तो विष्णुदेव साय क्या बने, छत्तीसगढ़ के सीएम, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, विष्णुदेव साय। जस्ट अ सेकेंड। विष्णुदेव साय, ठीक है जी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो मोहन यादव है ये सीएम कहां के बने हैं जी, मोहन यादव बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम बने और छत्तीसगढ़ के बने विष्णुदेव साय। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनता है जी, विष्णुदेव साय, राइट। नेक्स्ट, अंगद वीर सिंह बाजवा एंड गनीमत सेखो इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? अंगद वीर सिंह बाजवा एंड गनीमत सेखो ये कौन सी गेम खेलते हैं जी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शूटिंग। दोनों शूटिंग के प्लेयर हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था जी, शूटिंग। अंगद वीर सिंह बाजवा एंड गनीमत सेखो। अगला देखते हैं, द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 was framed on the recommendations of committee after several iterations। एक्चुअली जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, काफी इसके ऊपर बहस चली। ठीक है, लोकसभा में राज्यसभा में बहुत सी बहस चलती रही। ठीक है, तो जो कौन सी कमेटी ने फिर ये फाइनली जो इसका ड्राफ्ट है, जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट है, वो कौन सी कमेटी ने फ्रेम किया? ठीक है जी, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हुआ जी 2023 में? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, हमारे डेटा से लिंक करते हैं जी, हमारे पर्सनल डेटा से लिंक करते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर्स देखते हैं जी, ए कीर्ति पारिक कमेटी, ऑप्शन बी है बीपी जीवन रेड्डी कमेटी, ऑप्शन सी है बीएन श्री कृष्ण कमेटी, या ऑप्शन डी है विवेक देबरॉय कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बीएन श्री कृष्ण कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो ये डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 में इनके रिकमेंडेशन पे ये फ्रेम किया गया और ये पास हुआ। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन था। अगला देखते हैं जी, The Supreme Court of India declared the right to privacy as the fundamental right in which of the following cases? ठीक है जी, राइट टू प्राइवेसी हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं अंडर आर्टिकल 21। जो राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में। ठीक है जी, तो ये जो राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है जी, ये किस केस में? ठीक है जी, तो कौन से केस में ये जो हमारा बना राइट टू प्राइवेसी? तो ऑप्शन देखते हैं जी, केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, नहीं ये नहीं है जी, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर था। जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन सी एस आर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी ए के गोपालन वर्सेस स्टेट, ऑफ द मद्रास। उसका करेक्ट आंसर था जी ऑप्शन बी
जस्टिस के एस कुट्टूस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। 2017 में राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। 24 अगस्त 2017 में ये हमारा फंडामेंटल राइट बना, राइट टू प्राइवेसी। जस्टिस के एस कुट्टूस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, ठीक है। और उस टाइम जो भारत के चीफ जस्टिस थे 2017 में, जो इंडिया के चीफ जस्टिस थे जिनकी अध्यक्षता में ये बना, वो थे जी जस्टिस जगदीश सिंह खैर, जस्टिस जगदीश सिंह खैर। और ये इंडिया के फर्स्ट सिख चीफ जस्टिस भी थे, ठीक है जी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट हैविंग वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर थर्ड टाइम। इजिप्ट के प्रेसिडेंट हमें पता होने चाहिए, क्योंकि 2023 में हमारे गेस्ट ऑफ द ऑनर भी थे रिपब्लिक डे परेड में, ठीक है। सो इसका आंसर है जी ऑप्शन ए अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। होपफुली ये ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का ठीक हुआ होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जी, RH13 व्हिच वाज सीन इन द न्यूज इज अ सेमी ड्वार्फ जीन ऑफ व्हिच क्रॉप, ठीक है जी। क्रॉप से क्वेश्चन है। तो जो RH13 है ये किसकी वैरायटी, ऑप्शन देखते हैं, राइस, व्हीट, कॉटन या जूट। तो पहले बता दें जी, जो RH है, ठीक है, ये रिड्यूस्ड हाइट। RH क्या है, रिड्यूस्ड हाइट, राइट, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है जी। ये ना जो ड्राई एरियाज है, जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, ठीक है, उन एरियाज के लिए खास करके डेवलप की गई है। इससे बहुत कम पानी चाहिए, ठीक है जी। जो ये वैरायटी है, इसे बहुत कम पानी चाहिए, तो ये किस चीज की वैरायटी है, दिस इज द वैरायटी ऑफ व्हीट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, दिस इज द वैरायटी ऑफ व्हीट, RH13। RH का रिड्यूस्ड हाइट, ठीक है जी। अगला देखते हैं, in December 2020, which Indian company secured a contract to deliver 10 Lynx LYNX UT fire control systems to the Indian Navy as per the agreement with the Indian Defense Ministry, ठीक है जी। खैर ये क्वेश्चन पुराना हो चुका था, 2020 के जीके में से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो 2020 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था डिफेंस मिनिस्ट्री का इंडियन नेवी के साथ, ठीक है जी। और इसमें इंडियन नेवी और डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कौन सी कंपनी के साथ एक पैक्ट साइन किया, ठीक है जी, फॉर द 10 लिंक्स यूटी फायर कंट्रोल सिस्टम, कि उससे यूटी फायर कंट्रोल सिस्टम परचेज किए जाएंगे। तो ऑप्शन देखते हैं जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नहीं, नेवी की, तो ये कनेक्ट नहीं होता। भारत फोर्स लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ठीक है जी, या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका सही आंसर है, ठीक है जी। तो आप अपने आंसर साथ साथ में मैच करते जाओ, आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स का पता चलता रहेगा कि आपके कौन से सही है कौन से गलत है, राइट। अगला देखते हैं जी, COP28, ठीक है। COP28 न्यूज में था, दुबई में हुआ जी COP28, ठीक है, ऑन द क्लाइमेट चेंज। COP28 was hosted by the government of UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई में हुआ, ठीक है। What does COP stand for? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। COP की फुल फॉर्म क्या है जी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। COP UAE में, दुबई में हुआ, COP28 क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो समिट होती है, ठीक है जी, ये इसकी फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और जो अगला 29th जो समिट होगा COP का, वो होगा जी अजरबैजान, अजरबैजान, ठीक है। अजरबैजान कंट्री है, अजरबैजान में होगा जी अगला समिट COP का, ठीक है। COP 29 होगा अजरबैजान में, ठीक है। तो ध्यान में रखना जी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगला देखते हैं, इन विच नेशनल पार्क वर 8 अफ्रीकन चीतास ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम नमीबिया इन द फर्स्ट एवर इंटरकॉन्टिनेंटल वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन। बहुत फेमस, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने खुद जो चीतास को छोड़ा, ठीक है, तो ये बहुत मेजर हेडलाइन बनी, ठीक है जी। तो मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीतास को ट्रांसलोकेट किया गया, क्योंकि जो चीतास हैं, ठीक है, एशिया में से, इंडिया में से तो बहुत पहले ही, ठीक है, वो मतलब क्या है, खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और हमने अफ्रीका से, नमीबिया से चीता लिए, ठीक है। तो इंडिया के कुनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में इन्हें ट्रांसलोकेट किया गया, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ओजोन डिप्लीशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द लेवल ऑफ, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत सालों से ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है जी। ओजोन डिप्लीशन किसके कारण होती है, बहुत आसान आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs के कारण ओजोन डिप्लीशन होती है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ,
ठीक है, कि जो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, रोक लगाई जाए। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, उनके ऊपर रोक लगाई गई अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 कनाडा में हुआ था। ठीक है जी, तो ओजोन डिप्लीशन बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है जी, अगला देखते हैं। इन सितंबर 2023 द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ग्रांटेड द स्टेट ऑफ केरला परमिशन टू कंडक्ट ट्रूनेट टेस्ट। ठीक है जी, ट्रूनेट टेस्ट कौन सी डिजीज या कौन सी इंफेक्शन का को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है जी, तो ऑप्शन देखते हैं, निपा वायरस, ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू या मलेरिया। तो देखो जी, जो निपा वायरस है इसका ओरिजिन इंडिया में कहां से हुआ? केरला से, फ्रूट बैट से हुआ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी, तो केरला के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो निपा वायरस। ठीक है जी, निपा वायरस, निपा वायरस को डायग्नोस करने के लिए ट्रू नेट टेस्ट की परमिशन दी ICMR ने। डन, अगला देखते हैं जी, द हेडक्वार्टर ऑफ WHO। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार हम क्लास में, वर्कशॉप्स में क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जी। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, ब्रसल्स या रोम? तो बहुत क्लियर कट आंसर है जी, ऑप्शन है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। और WHO के जो चीफ हैं वो है टेड्रस एथनम गिब्रेसस। ठीक है जी, ही इज फ्रॉम इथियोपिया। टेड्रोस एथनम गिब्रेसस इज द चीफ ऑफ WHO। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंपनी हैज डेवलप्ड कृत्रिम being promoted as India's own AI and multilingual large language module। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन है जी। ठीक है, ओयो। ठीक है, ओयो ने लॉन्च किया जी कृत्रिम, ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉड्यूल है, लैंग्वेज मॉडल है इंडिया का। ठीक है जी, तो ओयो इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं जी, which advanced technology is being implemented for Digi Yatra to provide seamless and hassle-free experience at airports। हमने वर्कशॉप में भी ये क्वेश्चन किया जी, जीके की वर्कशॉप में, कि जैसे नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट एयरपोर्ट है गुवाहाटी एयरपोर्ट, जहां पे डिजी यात्रा सर्विस स्टार्ट की गई। ठीक है, तो डिजी यात्रा किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर है जी, तो इसका आंसर है ऑप्शन है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, जो डिजी यात्रा, और ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, तो ये बाय चॉइस है। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से आप जो डिजी यात्रा है, ठीक है जी, उसका सुखद आनंद ले सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, और ये इंडिया के कई एयरपोर्ट्स पे स्टार्ट की गई है। ठीक है जी, डिजी यात्रा। ठीक है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो ये भी हमारा करंट, तो बहुत बैलेंस्ड हमें पेपर देखने को मिला। करंट अफेयर्स को तवज्जो दी, और करंट अफेयर्स में भी हमें देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी पे भी तवज्जो है। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस एंड टेक में जैसे हम वो देखा कि क्रॉप का क्वेश्चन देखा, जीन्स का क्वेश्चन देखा, तो काफी बैलेंस्ड अच्छा एग्जाम अभी तक ये देखने को मिल रहा है। अगला देखते हैं जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन है, स्टेटमेंट फर्स्ट, fiscal deficit is the difference between total expenditure and the sum of revenue receipts and non-debt receipts। Option second, statement second, primary deficit is derived by deducting capital expenditure from the fiscal deficit। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जी? देखो, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट नहीं है, कि जो प्राइमरी डेफिसिट है उसे हम जो कैलकुलेट करते हैं वो सेविंग अकाउंट्स के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है जी, तो इसमें ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है नहीं होता। डन, तो इसके अलावा फर्स्ट देखते हैं जी, फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड द सम ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन डेट। तो ये करेक्ट आंसर है जी। ठीक है, जो फिस्कल डेफिसिट, जो हमारा वित्तीय घाटा होता है, वो किसका डिफरेंस होता है? टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा हुआ, जो टोटल रेवेन्यू, उसका जो घाटा होता है उसे हम बोलते हैं, जो दोनों का माइनस है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए जी ऑप्शन ए, स्टेटमेंट वन ओनली इज द करेक्ट। ठीक है जी, अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन। रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन के कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, जो देखते हैं जी, इट रेफर्स टू द लॉरिंग ऑफ द रिवर्स रेपो रेट। देखो जी, जो ये होती है रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन, इसमें जो रिवर्स रेपो रेट है वो हायर होता है, लोअर नहीं होता। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है, उल्टी है, ऑपोजिट दी गई है। दूसरा है जी, द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज एम्ड एट कर्बिंग इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही है।
इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन है वो की जाती है। ठीक है जी। और तीसरा ही देखते हैं, इट विल मेक इट कॉस्टलियर फॉर बिजनेसेस टू बोरो फ्रेश लोन्स। हाँ बिल्कुल, जब रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन होगी तो जो लोन्स हैं वो महंगे होंगे। ठीक है जी। और बिजनेसेस कम लोन के लिए अप्लाई करेंगे या उनको लोन मिलना इजी नहीं रहेगा, और जिसकी वजह से मार्केट में पैसा कम जाएगा। मार्केट में पैसा कम जाएगा तो परचेजिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी तो जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होगी। ठीक है जी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज में हम पढ़ते हैं ना। ठीक है जी। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट 3 आर द करेक्ट, पहली सही नहीं है। तो देखते हैं जी इसका ऐसा कोई ऑप्शन बनता है बी। हाँ, सो अकॉर्डिंग टू द आंसर ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 ओनली, तो ये इनका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है जी। अगला देखते हैं, which of the following can be termed as the components of balance of payments। ये भी हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के कंपोनेंट्स कौन से हैं? करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, एरर एंड ओमिशंस नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है। तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है जी, तीन होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या बनेगा जी? सी, ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, करेक्ट आंसर है। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट की कंपोनेंट्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के। जो फॉरेक्स रिजर्व है, एरर एंड ओमिशन है, ये इसके कंपोनेंट्स नहीं है, और बल्कि एक और कंपोनेंट होता है, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1 एंड 2 आर द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं जी, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, मतलब बहुत मिक्स सा, बैलेंस सा, मजेदार सा पेपर अभी तक दिख रहा है जी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हिस्ट्री में से, मॉडर्न हिस्ट्री में से क्वेश्चन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑप्शन देखते हैं। नेताजी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930। करेक्ट है जी, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, बहुत पर्सनैलिटी उभर के आई नेताजी की इससे। अगला है, ही वेहेमेंटली अपोज द साइनिंग ऑफ द गांधी रिबन पैक्ट। बिल्कुल ठीक है जी, गांधी रिबन पैक्ट के हक में नहीं थे सुभाष चंद्र बोस, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बायकॉट करने के हक में थे। थर्ड है, फॉरवर्ड वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय नेताजी। नहीं, ये करेक्ट नहीं है जी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी, जो इन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, दैट वाज स्वराज। इनका न्यूज़पेपर था स्वराज। सो 1 एंड 2 आर द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए, 1 एंड 2 आर द करेक्ट आंसर्स। ठीक है जी, तो पहली दो स्टेटमेंट सही है, तीसरी स्टेटमेंट सही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था जी। अगला देखते हैं, Which of the following is our statutory bodies। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जिनमें से कौन सी स्टैच्यूरी बॉडीज है? सेबी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो पहले आप ये समझ लो जी, स्टैच्यूरी बॉडीज होती क्या है? स्टैच्यूरी बॉडीज वो होती हैं जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनती हैं, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई गई है। ठीक है जी, और इन्हें खत्म भी किया जा सकता है। ठीक है जी, तो नेशनल कमीशन फॉर स्टैच्यूरी बॉडीज की बात कर रहे थे, तो इनमें से कौन सी स्टैच्यूरी बॉडीज है? ठीक है जी, सेबी है, पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है जी 92 में। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, यस दिस इज द करेक्ट, ये भी स्टैच्यूरी बॉडी है। यूपीएससी, नो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन कमीशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यस स्टैच्यूरी बॉडी है। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, तो देखते हैं जी 1, 2 एंड 5। हाँ जी, तो ऑप्शन ए 1, 2 एंड 5 आर द करेक्ट आंसर। यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ठीक है जी, अगला देखते हैं, Which of the elements given above are correct regarding महात्मा गांधी? Consider the following statement। है दोबारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री में से। तो देखते हैं जी, इन सितंबर 1932 ही नेगोशिएटेड द पूना पैक्ट विद मोहम्मद अली जिन्ना। बिल्कुल ही गलत आंसर है। ठीक है, स्टेटमेंट है, क्योंकि पूना पैक्ट साइन हुआ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ जब गांधी नर्मदा जेल में थे। ठीक है जी, 32 में, अगेंस्ट कम्युनल अवार्ड हमने किया हिस्ट्री की क्लासेस में। और स्टेटमेंट सेकंड है, ही एस्टैब्लिश्ड द हिंदुस्तान प्रचार सभा इन 1942
2 इन महाराष्ट्र, हाँ मुंबई में बनाई थी, करेक्ट आंसर है जी। हिंदुस्तान प्रचार सभा, महात्मा गांधी ने, ठीक है। थर्ड है ही रोट द बुक हिंद, ये तो करेक्ट आंसर है जी, फेमस है हिंद स्वराज, ठीक है। सो 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन में देखते हैं 2 एंड 3 वाला कौन सा है, यस जो ऑप्शन बी है जी, 2 एंड 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये हमारा क्या है जी, करेक्ट आंसर। तो सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी दोनों के केस में हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखे, मॉडर्न हिस्ट्री दोनों इजी क्वेश्चन थे, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे, मजा आया करके। अगला देखते हैं जी, Who among the following was the founder of अभिनव भारत सोसाइटी? अगेन इजी क्वेश्चन। अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर हैं जी वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर भी बुलाते हैं, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री में से हमें 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले और सारे ही इजी हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट की वजह से कुछ क्वेश्चंस मुश्किल लगे हैं, जैसा कि स्टूडेंट्स ने बताया, ठीक है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करने की कम आदत है, ठीक है। तो अब इसकी आदत डाल लो, क्योंकि हम काफी एग्जाम्स में, चाहे वो आईबी का एग्जाम है, चाहे वो सीनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, ठीक है, हम इसमें देख रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं, तो अभी हम सभी को आदत डालनी पड़ेगी। अगला देखते हैं जी, द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स were held in 1924 in which of the following countries? एग्जामिनर बड़ा चालाक था, ठीक है। इस साल ओलंपिक्स होने फ्रांस में, ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा आज से 100 साल पुराना क्वेश्चन कि पहले विंटर ओलंपिक्स, क्योंकि ये भी फ्रांस में हुए थे, ठीक है। तो इस साल वाले ओलंपिक्स तो सभी को याद है कि पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस, लेकिन उन्होंने 100 साल पिछले जो पहले विंटर ओलंपिक्स थे उससे क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा क्वेश्चन है जी, तो पहले विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे? फ्रांस में, 1924 में। Next, Eisenhower Trophy is biennial championship and is associated with which of the following sports? ये भी क्वेश्चन हमने क्लास में किया जी, हमारा कप्स और ट्रॉफीज वाला जो मिसलेनियस जीके का पार्ट रहता है उसमें किया था। तो ईसनोवर ट्रॉफी कौन सी गेम में होती है? ये होती है जी गोल्फ में। तो ऑप्शन डी गोल्फ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अगला देखते हैं, Who were the members of Indian trio that secured the gold medal in women 25 meter pistol team event at the recent Asian Games held in Hangzhou, China? जो हैंगजो चाइना में एशियन गेम्स हुई थी उसमें इंडिया की कौन सी एक ट्रायो, ठीक है, 3 जनों की टीम ने गोल्ड मेडल जीता? तो ऑप्शन देखते हैं जी, मनु भाकर, ईशा सिंह एंड रिदम सांगवान। बाकी देखने की जरूरत नहीं है, यही करेक्ट आंसर है जी, मनु भाकर, ईशा सिंह एंड रिदम सांगवान, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। 38 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया? इंडोनेशिया का वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इसका आंसर है जी ऑप्शन बी, सुमात्रा। सुमात्रा फेमस आइलैंड है, ठीक है जी। सुमात्रा आइलैंड कहाँ पे? इंडोनेशिया, ठीक है। हमारे जो समुद्र गुप्ता रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, गुप्ता वंश में, ठीक है, उनका जो राजपाट रहा इंडोनेशिया तक रहा, सुमात्रा आइलैंड, माल्या आइलैंड, चावा आइलैंड, ठीक है जी, यहां तक उन्होंने राज किया। तो सुमात्रा इज द वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है जी, ये करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड हैज बीन रिक्रिस्टन्ड एज माउंट मणिपुर? अंडमान निकोबार की कौन सी माउंटेन का नाम माउंट मणिपुर के नाम मणिपुर रखा गया? तो ऑप्शन है जी, सैडल पीक, माउंट हैरियट, माउंट थुलियर या माउंट देवबंद। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, माउंट हैरियट। जो मणिपुर के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके ऑनर में माउंट हैरियट का जो नाम है वो रखा गया जी, माउंट मणिपुर, मणिपुर के फ्रीडम फाइटर्स के ऑनर में, ठीक है जी। इट इज एन अंडमान एंड निकोबार, ठीक है जी। जो सैडल पीक है, जो ऑप्शन ए में सैडल पीक दी गई है, ये अंडमान निकोबार की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है जी। जो अंडमान निकोबार के बैरन माउंटेन रेंजेस है, बैरन माउंटेन रेंजेस की पीक है सैडल पीक, ठीक है जी। सो सैडल पीक इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अंडमान निकोबार। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आता है। अगला देखते हैं, नेम द रिवर विच वॉज फेमस एज पुरुषनी इन द एंशिएंट टाइम्स? पुराने टाइम में पुरुषनी कौन से रिवर का नाम था? तो रावी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं जी क्लासेस में, ठीक है। रावी का एंशिएंट नेम था पुरुषनी, ठीक है। अगला देखते हैं जी, जो रिवर के एंशिएंट नेम्स हैं, मैंने पहले भी बोला है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमने क्लासरूम्स में भी किए हैं, ठीक है। जो हमारी सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, इंडस, ठीक है, और ये जो भी हमारी जो रिवर्स हैं इनके एंशिएंट नेम सारे
वैदिक नेम, एंशिएंट नेम्स मेंशन किए गए हैं, दिए गए हैं, ठीक है जी, जो हम बार बार क्लास में डिस्कस करते हैं पंजाब जीके में भी या ओवरऑल जीके में भी। तो इसका करेक्ट आंसर है जी रावी। रावी किसका एंशिएंट, रावी का एंशिएंट नेम क्या था? पुरुषनी। ठीक है जी, अगला देखते हैं। Which of the following was a ruler of दिल्ली सल्तनत who stayed in बठिंडा? दिल्ली सल्तनत की कौन से रूलर बठिंडा में रहे? वैसे तो बठिंडा के जो गवर्नर थे वो थे अल्तुनिया। बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया के साथ किसकी वेडिंग हुई? रजिया सुल्तान की। पहले युद्ध हुआ, वॉर हुई, बाद में वेडिंग हुई, तो रजिया सुल्तान रही जी बठिंडा में। ठीक है, रजिया सुल्तान इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। ये जो हमारा दिल्ली सल्तनत में जो मिडिवल हिस्ट्री में हम दिल्ली सल्तनत करते हैं, ये दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा गया था, रजिया सुल्तान वाला। ठीक है जी, तो दिल्ली सल्तनत में हमने ये स्लेव डायनेस्टी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द ऑस्कर फॉर बेस्ट फीचर एनिमेटेड फिल्म हेल्ड ऑन 13 मार्च 2023? ठीक है जी, पिछला ऑस्कर यादगार था क्योंकि जो इंडिया का सॉन्ग है, ठीक है, नाटू नाटू RRR मूवी का, ठीक है जी, उसे ऑस्कर मिला बेस्ट सॉन्ग में, राइट। और जो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला जी, ऑस्कर अवार्ड मिला, ठीक है, वो मिला ऑप्शन सी गिलेर्मो डेल टोरो पिनोचियो। गिलेर्मो डेल टोरो पिनोचियो। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर था। ऑस्कर अवार्ड्स हमने किए, ठीक है जी, तो ऑस्कर अवार्ड्स वैसे भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऑस्कर अवार्ड्स का नेम है जी अकेडमी अवार्ड। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड्स का एक्चुअल नेम क्या है? एकेडमी अवार्ड। ऑस्कर तो इनफॉर्मल नेम है, फॉर्मल नेम है अकेडमी अवार्ड्स। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस ऑफ यूएसए ये अवार्ड देती है। ठीक है जी, तो ऑस्कर हैं, ग्रैमी है, गोल्डन ग्लोब है, ये नेशनल अवार्ड्स हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये हमेशा से एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इन अवार्ड्स को अच्छे से किया करो सारे जने। ठीक है जी, अगला देखते हैं। At the 69th edition of National Film Awards ceremony, the prestigious Dada Saheb Phalke Award was conferred on which Bollywood actor? ठीक है, 69th दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन देखते हैं। आलिया भट्ट, कृति सनोन, अल्लू अर्जुन या वहीदा रहमान। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी वहीदा रहमान। ठीक है, जो 68 था वो दिया गया था आशा पारेख जी को, और 69th अवार्ड किसे दिया गया? वहीदा रहमान को। ठीक है जी, करेक्ट आंसर है वहीदा रहमान। एग्जाम से 4 दिन पहले जो हमारी वर्कशॉप थी, रिवीजन क्लासेस थी, रिवीजन क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिला सभी को, राइट। अगला देखते हैं जी। Which novel is not created and written by Charles Dickens? चार्ल्स डिकन्स फेमस ऑथर नॉवलिस्ट रहे हैं। इनमें से कौन सा एक नॉवल है जो चार्ल्स डिकन्स ने नहीं लिखा? ठीक है जी, तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था क्योंकि जनरली हम इतने ऐसे नॉवेल्स, सिर्फ फेमस नॉवेल्स याद रखते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है जी वो है ऑप्शन डी वैनिटी फेयर। ठीक है, ये जो नॉवल है ये चार्ल्स डिकन्स का नहीं है। अगला देखते हैं जी। इट इज बाउंडेड बाय कजाकिस्तान टू द नॉर्थ ईस्ट, रशिया टू द नॉर्थ वेस्ट, अजरबैजान टू द साउथ वेस्ट, ईरान टू द साउथ एंड तुर्कमेनिस्तान टू द साउथ ईस्ट। विच सी इज बीइंग रेफर्ड टू इन द अबव स्टेटमेंट? ठीक है जी, देखो इसका ना बड़ा प्यारा सा सिंपल सा आंसर ये है, जब कजाकिस्तान की बात आ गई, ठीक है, तो कजाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री, हम ज्योग्राफी में करते हैं, ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री है सबसे बड़ी दुनिया की, तो इसके साथ कोई समंदर नहीं लगता एक्चुअली। ठीक है, तो इसके साथ किसकी बॉर्डर शेयर होती है, मतलब कौन सी वाटर बॉडी शेयर होती है? दैट इज कैस्पियन सी। और कैस्पियन सी नहीं है, कैस्पियन सी इज अ लेक, दुनिया की सबसे बड़ी लेक है कैस्पियन सी। हाँ, उसे सी बोलते हैं, बहुत बड़ी है। इंटरनेशनल सोसाइटीज में ये बहस का भी विषय कि उसे परमानेंटली सी डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए कैस्पियन सी। ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, सलाइन वाटर लेक है, खारे पानी की लेक है। इतनी बड़ी है कि 2 कॉन्टिनेंट्स में आती है, एशिया एंड यूरोप दोनों में आती है। जो क्षेत्रफल के हिसाब से जो इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है वो है राजस्थान। पूरा राजस्थान इसके अंदर समा सकता है जी, इतनी बड़ी लेक है कैस्पियन सी। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। तो इसको इसीलिए सी बोलते हैं क्योंकि समंदर के जैसी दिखती है, राइट। कैस्पियन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द पंजाब डू नॉट टच इंटरनेशनल बाउंड्री? आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट की इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं
टच होती। देखो पंजाब एक ही कंट्री से इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, दैट इज पाकिस्तान, ठीक है। तो तरन तारण की पाकिस्तान से होती है जी, अमृतसर की होती है, पठानकोट की होती है, ये तीनों आते हैं पंजाब के माझा ब्लॉक में, तीनों आते हैं पंजाब के माझा ब्लॉक में, ठीक है जी। तरन तारण, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर एंड फाजिलका, ये बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। जो ऑप्शन डी कपूरथला इसका करेक्ट आंसर, ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं शेयर करता कपूरथला, ठीक है जी। तो पहले तीनों करते हैं और बाकी तीन है गुरदासपुर, इसमें ऑप्शन में नहीं है जी, गुरदासपुर, फिरोजपुर एंड फाजिलका, ठीक है जी। अगला देखते हैं, which of the following is a local name of low-lying regions located adjoining various rivers in पंजाब। जो पंजाब के लो लाइंग रीजन हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें जो फ्लड प्रोन रीजन है, जो फ्लड रीजन है, जहाँ पे हमें कंकर देखने को मिलते हैं, जहाँ पे रेत देखने को मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? मंड, बेट, चंगर या सारा? ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव, ठीक है जी, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। ये जो फ्लड प्लेन्स हैं जी, जो काफी नदियां मिलकर बनाती हैं, इन्हें चंगर भी बोलते हैं, बेट भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं, मंड भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये पंजाब ज्योग्राफी में क्वेश्चन था, ऊपर वाला ही पंजाब ज्योग्राफी से क्वेश्चन था, जो हमने बहुत बार क्लास में डिस्कस किया है कि पंजाब के 6 ही डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है जी। आपको 6 के 6 बता देंगे। अगला देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलुज। इनमें से कौन सी एक सतलुज की ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, पार्वती। जो हमारा पंजाब जी के में हम रिवर सेक्शन करते हैं, ठीक है, तो रिवर सेक्शन में पार्वती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर पार्वती। तो ये हमने क्वेश्चन बहुत बार किया जी। तो गुरुद्वारा मणिकरण साहिब पार्वती रिवर के किनारे पे, और पार्वती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्यास की। ब्यास फर्दर ट्रिब्यूटरी है सतलुज की, लेकिन पार्वती किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्यास की। तो करेक्ट आंसर इज पार्वती, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, when was the Central Institute of Post Harvesting Engineering and Technology founded in the Punjab Agriculture University campus? ठीक है जी, ये एकदम टफ क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर है जी दैट इज 29 दिसंबर 1989, ठीक है जी। 29 दिसंबर 1989 को पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बना जी हमारा ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं जी, अकॉर्डिंग टू द सिख ट्रेडिशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन पंजाब वाज द मेडिटेशन प्लेस ऑफ सेंट नामदेव। ठीक है जी, तो जो संत नामदेव थे वो महाराष्ट्र से चल के आए थे, उनकी पैदल यात्रा थी। ठीक है, तो गुरदासपुर, जो पंजाब का गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास एक विलेज है घुमान। घुमान विलेज में उन्होंने मेडिटेशन की, वहीं पे उनकी मृत्यु हुई, उनका वहीं पे क्रिमेशन हुआ। तो घुमान विलेज इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मेडिटेशन की किसने, मेडिटेशन प्लेस है सेंट नामदेव की, जो महाराष्ट्र से चल के आए थे पंजाब में। डन। अगला देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिलसिला अफेक्टेड द इंडियन सूफिज्म। तो सूफिज्म से मैंने बताया था कि क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो इजी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो उनमें से कौन सा सिलसिला जिसने सूफिज्म को अफेक्ट किया? तो ऑप्शन है सुहारवर्दी, चिश्ती, नक्शबंदी या डी ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ अबव जी, ये सारों ने ही इफेक्ट किया। इवन एक कादरिया, ठीक है, कादरिया भी एक सिलसिला रहा है, ठीक है, सूफिज्म में। तो चार ही मेन माने जाते हैं, सुहारवर्दी, चिश्ती, नक्शबंदी और कादरिया। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। ठीक है, इन्होंने अफेक्ट किया है सूफिज्म को। सूफिज्म में इसकी एक खास अहमियत है। ठीक है, तो इन्हें सिलसिला बोला जाता है। तो सूफिज्म से क्वेश्चन था। डन। तो इस पर वही ना थोड़ी पंजाब जी की थोड़ी सी टेढ़ी की हुई थी, लेकिन अच्छी थी। ठीक है, वही जो पुरानी बेसिक पंजाब जी के बार बार रिपीट होती थी, उससे थोड़ा नया देखने को मिला, और इससे पेपर एग्जाम की जो कट ऑफ है वो भी ठीक रहेगी। डन। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज यूज द लोकल सिंबल सुहाग, चाप एंड तिलक इन कवाली। ठीक है जी, तो
इनमें से किसने सुहाग, चाप या तिलक यूज किया कव्वाली में, जो लोकल सिंबल्स हैं, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर है जी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आमिर खुसरो। ठीक है जी। तो आमिर खुसरो एक ऑथर थे, तो पुराने टाइम से आमिर खुसरो के मिडिवल हिस्ट्री में आमिर खुसरो के टाइम से ये चलता आ रहा है जी, सुहाग, चाप एंड तिलक। जो बहुत सारे जो मॉडर्न कवाल्स हैं वो भी इसे यूज करते हैं, लेकिन इनमें से एक जो लेगेसी है वो आमिर खुसरो के नाम पे है। ठीक है जी। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज, ठीक है, फतेह बुर्ज के बारे में जो ये करेक्ट कौन सी एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देखते हैं जी। फतेह बुर्ज कहाँ पे बना हुआ है? चप्पड़चिड़ी में। इट इज 328 फीट हाई, 328 फीट हाइट है इसकी। तो ये तो करेक्ट है जी, क्योंकि 100 मीटर्स टॉल है। 100 मीटर्स को अगर आप फीट में कैलकुलेट करोगे तो इतना ही बनता है। ठीक है जी, 100 मीटर टॉल है, 328 फीट हाई। इट इज ऑक्टागोनल, अगर किसी ने विजिट किया है या इमेज देखी, ऑक्टागोनल शेप में है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, इट इज बिल्ट टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ सिक्स ओवर द मुगल्स, बिल्कुल सही है जी। ठीक है, तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे ही स्टेटमेंट सही है अबाउट द फतेह बुर्ज। नेक्स्ट, सचखंड एक्सप्रेस, a train of Indian Railways runs between। सचखंड एक्सप्रेस फेमस रेलवे है जी, फेमस रूट है। ये दो मेजर सिख श्राइन्स को कनेक्ट करता है, अमृतसर टू हुजूर साहिब नांदेड़। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा जी, अमृतसर एंड हुजूर साहिब कहाँ पे? नांदेड़, महाराष्ट्र में। तो सचखंड एक्सप्रेस का जो रूट है, इन दो महानगरों में जो दो मेजर सिख श्राइन्स हैं, दो मेजर गुरुद्वाराज हैं, दोनों ही तख्त हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट करता है, अमृतसर एंड हुजूर साहिब इन नांदेड़, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज नॉट सिचुएटेड इन प्रेजेंट पंजाब। इनमें कौन सी हड़प्पन साइट है जो प्रेजेंट पंजाब में नहीं है? तो संघोल, रोहिरा, कोटला निहंग खान या कालीबंगा। जी आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है जी, कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में, प्रेजेंट पंजाब में नहीं है। तो करेक्ट आंसर है कालीबंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने ये किया है जी। ठीक है, अगला देखते हैं, द टर्म पंजाब, दैट इज पंजाब, इज डिराइव्ड फ्रॉम। मॉक में भी डाला मैंने ये क्वेश्चन, ये बहुत बार हम ये क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं। तो पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है पंजाब। पंज मतलब 5, आप मतलब पानी, तो 5 दरिया की धरती को बोलते थे, 5 रिवर्स की धरती को बोलते थे पंजाब। अभी तो खैर 3 बची हैं पंजाब में, 2.5 भी बोलते हैं उसे। ठीक है जी, 3 बची हैं, तो सतलुज, रावी, ब्यास। ठीक है, तो पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है जी पंजाब। पंज मतलब 5, आप मतलब पानी, डन, या नदी। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेम द राइटर हु रोट द नेक्स्ट स्टोरी ऑफ पूरन भगत अप्रोक्सीमेटली 4 decades आफ्टर कादरिया। बहुत टेढ़ा क्वेश्चन था। ठीक है जी, पूरन भगत, ठीक है, 4 डेकेड्स के बाद जो कादरियार ने लिखा जी पूरन भगत। ठीक है, तो उसके 4 डेकेड्स के बाद जो लिखा गया अपना ये पूरन भगत की जो अगली स्टोरी लिखी, तो वो किसने लिखी? तो ये थोड़ा घूम फिर के क्वेश्चन ऐसा है जी, तो ये लिखी शिव कुमार बटालवी ने। शिव कुमार बटालवी के जो फेमस नॉवल है लूना, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, लूना। ठीक है, तो लूना जो है वो पूरन भगत के जो आगे मतलब वो स्टोरीज हैं उसी की फर्दर एक्सटेंशन है। तो शिव कुमार बटालवी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं जी, जस्ट अ सेकेंड। इसमें से शायद एक पेज मिस हो गया, कोई बात नहीं, वो देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज कॉल्ड। मॉक में मैंने क्वेश्चन कई बार डाला जी, महाराजा रंजीत सिंह की गवर्नमेंट को क्या बोलते थे? सरकार खालसा या खालसा सरकार। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा जिसका, सरकार खालसा या खालसा सरकार। महाराजा रंजीत सिंह में से हमें ऑलमोस्ट देखने को मिलता है कि महाराजा रंजीत सिंह, मिसल, बंदा सिंह बहादुर, इनमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो बराबर क्वेश्चन आया जी। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डिड महाराजा रंजीत सिंह अटैक ऑन मुल्तान।
ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है जी, कि कितनी बार अटैक किया महाराजा रणजीत सिंह ने मुल्तान के ऊपर, तो 7 बार, 7 टाइम्स ही अटैक्ड ऑन मुल्तान, 7 टाइम्स, ठीक है जी। रणजीत सिंह से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज विजिटेड बाय गुरु नानक देव जी ड्यूरिंग द सेकंड उदासी। तो गुरु नानक देव जी ने सेकंड उदासी की वो की साउथ वर्ल्ड, ठीक है, साउथ में की थी। तो उसका करेक्ट आंसर है ढाका ईस्ट में, कुरुक्षेत्र, गुंटूर, शिलोंग। तो गुंटूर, गुंटूर है साउथ इंडिया में, तो गुंटूर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए जी, ठीक है। जो गुरु नानक देव जी ने अपनी सेकंड उदासी की थी तो साउथ डायरेक्शन में की थी, साउथ वर्ड्स की थी। डन। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हेल्प द गुरु अर्जन देव जी टू कंपाइल द आदि ग्रंथ, ठीक है जी। इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी है जिन्होंने गुरु अर्जन देव जी की मदद की आदि ग्रंथ साहिब या गुरु ग्रंथ साहिब जी को लिखने में। 1604 में एडिट हुए गुरु ग्रंथ साहिब जी, ठीक है जी, 1604 में, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं भाई मर्दाना जी, भाई दया सिंह जी, भाई गुरदास जी या मणि सिंह जी। तो करेक्ट आंसर है जी भाई गुरदास जी। तो करेक्ट आंसर है भाई गुरदास जी। इन्होंने हेल्प की गुरु अर्जन देव जी की, जो 5th सिख गुरु थे इनकी, आदि ग्रंथ साहिब जी को लिखने में। 1604 में एडिट हुए गुरु ग्रंथ साहिब जी, आदि ग्रंथ साहिब जी, जो एट प्रेजेंट लिविंग गुरु हैं, 11th गुरु हैं सिख रिलीजन में, ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ पैरोवाल साइंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड द सिख। तो ट्रीटी ऑफ पैरोवाल है, ट्रीटी ऑफ पैरोवाल फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में जो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर की अंडर ट्रीटी ऑफ पैरोवाल हुई, ठीक है। जो ट्रीटी ऑफ पैरोवाल है ये हुई जी ऑप्शन में 24 दिसंबर 1846, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर या 27 दिसंबर 1847। तो करेक्ट आंसर है जिसका ऑप्शन सी, 26 दिसंबर 1846 में हुई ट्रीटी ऑफ पैरोवाल, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के दौरान जो ये हमारी ट्रीटी हुई, क्या नाम है, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है, उसी के अंडर है ट्रीटी ऑफ पैरोवाल। और इस ट्रीटी में था कि जो ब्रिटिश आर्मी है वो लाहौर में रहेगी। 64th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन आउटकम ऑफ जैतों दा मोर्चा। इनमें से कौन सा एक आउटकम है जी जैतों दा मोर्चा का, ठीक है। तो जैतों दा मोर्चा का जो आउटकम है, ऑप्शन देखते हैं जी, ऑल मिसल्स बिकेम यूनाइटेड, नहीं ये तो रणजीत सिंह ने की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू लीव द पंजाब, नहीं। इट लेड टू सेकंड एंग्लो सिख वॉर इन 1848, नहीं, क्योंकि जैतों दा मोर्चा और 1923 में। और डी, गुरुद्वारा एक्ट वाज पास्ड इन 1925, यस करेक्ट आंसर है जी। गुरुद्वारा एक्ट 1925 में पास हुआ और सेक्ट दोबारा एसजीपीसी बनी। पहले 1920 में एसजीपीसी बनी, फिर एसजीपीसी ने अकालियों ने हेल्प की महाराजा रिपू दमन सिंह की जैतों का मोर्चा में, ठीक है, 1923 में। 1923 में इसे अनऑथराइज्ड या इलीगल एसोसिएशन डिक्लेयर करके भंग कर दिया, ठीक है, खत्म कर दिया। और फिर 1925 में गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ और दोबारा से बनी एसजीपीसी। तो करेक्ट आंसर है जी 64th का ऑप्शन डी, गुरुद्वारा। तो हमारी कुछ एक आई थिंक मिसिंग हो गया, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड जी, हाँ एक पेज मिस हो गया इसमें। चलो ये हम कर लेते हैं, मेरे पास है वो, ठीक है जी, सॉरी फॉर दैट, पता नहीं वो कैसे मिस हो गया। फिफ्टी 54 के बाद हमारा मिसिंग है, हाँ जी। तो एक क्वेश्चन था जिसमें अच्छा 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 वो ओके ओके, वो पहले हमारा डिस्कस हो गया जी। अच्छा ठीक है, नहीं मिसिंग नहीं है, वो हमारा उल्टा हो गया। 50 के बाद हमारा 55 से स्टार्ट हो गया 51। तो ठीक है जी, सारा डिस्कस हो चुका है, एक स्लाइड आगे पीछे हो गई थी, ठीक है जी। सो ये था हमारा पंजाब जीके एंड जनरल जीके का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, ठीक है। तो बहुत मॉडरेट और बहुत अच्छा एग्जाम देखने को मिला, क्योंकि पंजाब जीके भी थोड़ी हटके डाली, हमेशा नहीं तो वही जो
कॉमन जी की रहती है, सिख हिस्ट्री में से, बंदा सिंह बहादुर मिसल्स में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बच्चों ने बहुत जोर लगाया था उसके ऊपर, उनके लिए भी सरप्राइजिंग था। वेल, तो कुछ नया सीखने को मिलेगा जी एग्जाम से, तो अच्छा था। ठीक है, कुछ नया डाला पंजाब जीके में। और चैनल जीके बहुत अच्छी, मतलब हर एक सेक्शन को टच किया गया, वो मिडिवल हिस्ट्री को भी टच किया गया, मॉडर्न हिस्ट्री को भी टच किया गया, ज्योग्राफी को भी टच किया गया, पॉलिटी को भी टच किया गया, साइंस एंड टेक को भी टच किया गया, एनवायरनमेंट को भी टच किया गया, करंट को भी टच किया गया। तो बहुत ही अच्छा मॉडरेट एग्जाम था। तो होपफुली सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। ठीक है जी, जिनके कम मार्क्स बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है जी, तो किसी को भी हौसला हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ यहाँ पे खत्म नहीं होती, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको आगे मिलेंगी। हर पिछले एग्जाम से हमने कुछ ना कुछ सीखने और अगले की तैयारी करनी है। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट किसी एग्जाम के एनालिसिस के साथ। और जो हमारी रेगुलर वीडियोस चल रही हैं, ठीक है, लेक्चर्स चल रहे हैं, वो तो चल ही रहे हैं, ठीक है जी, करंट अफेयर्स एंड बाकी चीजों के। और इसका जो इसी एग्जाम का जो मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन है, वो आप कुणाल सर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो वो आप कुणाल सर की वीडियो देखिए, तो आपको वो सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।